दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि सद्भावना और विराम की नई नई शादी हुई थी। विराम एक पटवारी था और रोज गांव से शहर तक एक सुनसान रास्ते से आना जाना करता था, जहां एक छोटा सा बागीचा पड़ता था, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। सद्भावना हमेशा विराम को वक्त पर घर लौटने के लिए कहती थी, लेकिन विराम इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा देता था। लेकिन एक रात विराम ऑफिस से लौटते वक्त अचानक गायब हो गया। उसने घबराकर सद्भावना और अपने भाई आरंभ को फ़ोन किया और चीख चीख कर बोला कि उस शापित जंगल में सच में कुछ है। इसके बाद फ़ोन पर उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर वह अचानक गायब हो गया। आरंभ, सद्भावना और पुलिस तुरंत उस जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ विराम की बाइक, उसका फ़ोन और कुछ खून के निशान मिले। जंगल के अंदर कुछ अजीब पैरों के निशान भी मिले थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इंसान के थे या किसी जानवर के। पुलिस ने गांव में जाकर पूरी पूछताछ की, लेकिन विराम की किसी से कोई दुश्मनी सामने नहीं आई। गांव वाले भी यही कह रहे थे कि विराम एक सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। इसी बीच जंगल के पास एक गन्ने के जूस वाले की दुकान पर विराम का रुमाल मिला। जूस वाले ने बताया कि विराम शाम को वहां जूस पीने आया था, लेकिन समय को लेकर बातें मेल नहीं खा रही थी। फिर सद्भावना के फ़ोन पर विराम के नंबर से मैसेज आने लगे, सद्भावना मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। जबकि विराम का फ़ोन पुलिस के पास था और उससे कोई मैसेज नहीं भेजा गया था। अब पूरा परिवार डर और चिंता में डूब चुका था। कुछ लोगों को लग रहा था कि सच में उस शापित जंगल में भूत प्रेत और शापित आत्माएं हैं, जबकि पुलिस इस मामले को दूसरे एंगल से भी देख रही थी। पुलिस को शक था कि शायद किसी बहुत बड़ी साजिश को भूत प्रेत का रूप देकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर विराम कहाँ गायब हो गया था? क्या सच में उस जंगल में कोई शापित शक्ति थी, या फिर यह सब किसी इंसान का रचा हुआ खेल था? आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। विराम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था, और विराम के साथ ऐसा हादसा हो जाने के बाद दूसरे कर्मचारी जो डेली उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, गांव से शहर की ओर आते जाते वक्त उनके मन में भी डर बैठ चुका था। अब वह लोग कोशिश करते थे कि अंधेरा होने से पहले ही उस शापित जंगल के रास्ते को पार कर लिया जाए, या फिर कुछ लोगों ने तो गांव में ही डेरा जमा लिया था। रोज़ अप डाउन करने से बचने लगे थे, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अंदर ही अंदर सबको लग रहा था कि विराम के साथ किसी बुरी आत्मा या बुरे साये ने ही कुछ अनहोनी कर दी है। घर में भी सब बहुत परेशान थे, लेकिन विराम का भाई आरंभ, उसे लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। भूत प्रेत आज के ज़माने में, यह सब बातें कुछ हजम नहीं हो रही। पुलिस वालों का भी यही सोचना था, लेकिन पुलिस हर तरह से जांच पड़ताल कर चुकी थी। उन्हें अभी तक भी विराम का कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने दूसरे एंगल से तलाश करना शुरू किया, यह सोचकर कि ज़रूरी नहीं है कि वह पटवारी का काम करता था तो गांव में उसकी दुश्मनी होगी, या फिर सच में भूत प्रेत ने ही कुछ कर दिया है। पुलिस वालों ने घर के अंदर उसके दुश्मन तलाशने शुरू किए, तो पता चला अभी 1 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई है। अब पुलिस वालों के दिमाग में कुछ ठनका। उन्हें लगा जो व्यक्ति इतने दिनों से डेली अप डाउन कर रहा था और आज तक उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, शादी के 1 महीने बाद ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक लंबा चौड़ा आदमी एकाएक इस दुनिया से ही गायब हो गया। उसका कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा था। कहीं इसके पीछे वजह विराम और सद्भावना की शादी तो नहीं? और पुलिस वालों ने सद्भावना से थोड़ी पूछताछ करनी शुरू की। यह देखकर सद्भावना और उसके सास ससुर और आरंभ सब हैरान हो गए। सास ससुर को लगने लगा कहीं पुलिस वाले सही तो नहीं। वैसे भी उन्होंने हाल फिलहाल में कई किस्से सुने थे कि नई बहू घर आई और घर के बेटे को ही अपने रास्ते से हटा दिया। अब तो ससुराल में सब लोग सद्भावना को शक की नज़रों से देखने लगे। सद्भावना तो वैसे ही पति के गायब होने से टूटी हुई थी, ऊपर से ससुराल वालों का यह व्यवहार। आरंभ भी अब सद्भावना को शक की नज़रों से देख रहा था। भले ही मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब सबके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि कहीं इन सब के पीछे सद्भावना ही तो नहीं है। सद्भावना अंदर से टूट चुकी थी, ऊपर से पुलिस वालों के उल्टे सीधे सवाल। वह अपने मायके चली गई। सद्भावना के मायके जाने से पुलिस वाले, सास ससुर
और आरम और ज़्यादा शक करने लगे कि हो ना हो इसमें सद्भावना का ही कुछ लेना देना है। और पुलिस वालों ने सद्भावना और उसके माँ बाप से थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो उन्हें एक नया एंगल पता चला। सद्भावना अपने कॉलेज टाइम में गगन नाम के लड़के के प्रति आकर्षित थी और कॉलेज में दबी जुबी जमान में लोग गगन और सद्भावना के अफेयर के किस्से भी सुनाया करते थे। माँ बाप को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता था, लेकिन सद्भावना का कहना था, अरे वो तो कॉलेज के टाइम की बात थी। कॉलेज के टाइम में ऐसा थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो हर लड़के या लड़कियों को हो ही जाता है। और गगन के साथ मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, हमारा कोई अफेयर नहीं था। हाँ, एक छोटा सा अट्रैक्शन था जो कि कुछ समय बाद ही खत्म हो गया था। लेकिन अब विराम, सद्भावना का पति, जो कि 1 महीने पहले ही सद्भावना का पति बना था, गायब हो चुका था। तो सद्भावना की इन बातों को हजम करना पुलिस वालों और सद्भावना के ससुराल वालों के बस की बात नहीं थी। और अब तो सद्भावना के माँ बाप भी उसे शक की नज़रों से देख रहे थे। सद्भावना रो रही थी। एक तरफ उसका पति विराम एकाएक गायब हो चुका था और यह उसके ही ऊपर शक किया जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सद्भावना बार बार बोल रही थी, आप लोग विराम को खोजने पर ध्यान दीजिए। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो सुरक्षित है भी या नहीं, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। आप लोगों को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे विराम मेरा पति था, 1 महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले और सद्भावना के ससुराल वाले, अब उन्हें सद्भावना की सारी बातें नाटक लग रही थी। जब से गगन वाला एंगल सामने आया था, पुलिस वालों ने अब गगन के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन काफ़ी पता करने पर भी गगन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद गगन अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो चुका था और गगन का घर खाली पड़ा था। उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि गगन शायद अपने गांव चला गया होगा, पर वहां पर भी गगन का कोई अता पता नहीं था। आखिर कहाँ गायब हो गया था गगन। अब तो पुलिस वालों को और भी ज़्यादा शक हो रहा था कि गगन कहाँ गया। काफ़ी पता करने पर गगन के माता पिता का पता चला, जो कि उसी शहर में किराए के घर में रह रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपका बेटा गगन कहाँ गया, तो उनका कहना था, हमें नहीं पता, उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बस कुछ दिन पहले हमें इस किराए के घर में शिफ्ट कर दिया और बोला अभी हालात ऐसे हैं कि आप लोगों को कुछ दिन किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएं। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, मैं आप लोगों को वापस घर लेकर आ जाऊंगा। हम तो खुद परेशान हैं कि गगन कहाँ गया। अब तो पुलिस वालों को पूरा यकीन हो गया कि इन सब में सद्भावना और गगन की मिलीभगत है और इन लोगों ने मिलकर ही विराम के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। गगन को खोजने में पुलिस वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, पर कोई भी सुराग नहीं मिल रहे थे। सद्भावना से भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन सद्भावना खुद को निर्दोष बता रही थी। हाँ, लेकिन उसने यह कबूल कर लिया था कि गगन और उसके बीच कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं था, बल्कि उनके बीच 2 साल तक अच्छा खासा अफेयर चला था और वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन ना ही गगन के माता पिता और ना ही सद्भावना के माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी तैयार होते, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी और आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। इसलिए उन्हें मजबूर होकर अपना अफेयर समाप्त करना पड़ा था। यह सब कुछ बातें सामने आने के बाद अब तो सद्भावना के ससुराल में सबको यकीन हो गया कि विराम के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सद्भावना ने किया है। और चूंकि रास्ते में वह शापित जंगल पड़ता है, तो भूत प्रेत का नाम लेकर वह साफ बच निकलना चाहती है। कोई भूत प्रेत नहीं है, यह एक साजिश है। आरम और उसके माँ बाप पुलिस वालों से बोल रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जल्द से जल्द सच्चाई का पता कीजिए, हमारे बेटे को ढूंढ कर निकालिए। पुलिस वालों ने सद्भावना से बोल दिया था कि हमें तुम्हारे ऊपर शक है, इसलिए जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगी। सद्भावना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका पति गायब था और उसी के ऊपर पुलिस वालों को शक था। सद्भावना के माँ बाप भी अब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और उसे लगातार कोस रहे थे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। अरे शर्म नहीं आई अपने पति के साथ ऐसा करते हुए। इससे अच्छा तूने शादी के लिए ही मना कर दिया होता और उस गगन से ही शादी कर ली होती। सद्भावना रो रो कर बोल रही थी, मम्मी पापा
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे और गगन के बीच अफेयर जरूर था, लेकिन वह समाप्त हो चुका था और विराम से शादी होने के बाद मैंने पूरी तरह से विराम को अपना पति स्वीकार कर लिया था और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेटी पर आपको भरोसा नहीं? लेकिन गगन भी क्योंकि गायब था और सद्भावना और गगन के अफेयर की बात साबित हो चुकी थी, तो सद्भावना के माँ बाप को भी अब लगने लगा था कि इसके पीछे सद्भावना और गगन ही है, क्योंकि सच यही था कि इधर कुछ सालों में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो चुकी थीं। सद्भावना का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। माँ बाप ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अगर तू दोषी निकली तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हमारा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त। हमारे और भी बच्चे हैं, हमें उनका भी भविष्य देखना है। तेरे चक्कर में हम उनका भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। सद्भावना की हालत ये हो गई थी कि ना वह ससुराल में रह सकती थी, ना मायके में, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दिन रात रो रही थी कि विराम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाए, कुछ तो पता चले विराम का। कि एकाएक सद्भावना के फ़ोन में फिर से विराम का मैसेज आया। सद्भावना फिर अपना फ़ोन लेकर पुलिस वालों के पास गई और उनसे बोला, देखिए विराम का मैसेज आया है। सद्भावना, मुझे बचा लो, मुझे आत्माओं के चंगुल से मुक्त कराओ, ये मुझे मार डालेंगे। आत्माएं होती है सद्भावना, मैं बुरी तरह से आत्माओं के चंगुल में फंस चुका हूँ। पुलिस वाले हैरान थे, क्योंकि विराम का फ़ोन तो उन्हीं के पास था और उसके फ़ोन से कोई मैसेज नहीं गया था। अब तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या विराम को सच में आत्माओं ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है? और अगर ऐसा है तो गगन कहाँ गायब हो गया और उसे क्या हुआ था? पुलिस वाले अपनी खोजबीन में लगे थे। उधर आरंभ भी विराम को खोजने में दिन रात एक कर रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आया कि एक फ्लैट से काफ़ी बदबू आ रही है, और जब पुलिस वाले पहुंचकर उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो वह हैरान हो गए। वहाँ पर गगन मरा पड़ा था, शायद किसी ने उसका खून कर दिया था। इस तरह से गगन की लाश मिलने से मामला और उलझ चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गगन के साथ ऐसा किसने किया होगा और गगन ने किस बात की वजह से अपने माँ बाप को किराए के घर में शिफ्ट कर दिया था और खुद भी छुपकर एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। आखिर मामला क्या था? मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। अगर सद्भावना सच में गगन के प्यार में पागल होकर ऐसा कुछ कर रही होती तो फिर बॉडी गगन की नहीं, विराम की मिलनी चाहिए थी। विराम की बॉडी का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं था, और गगन, जिसका शायद इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी बॉडी मिल गई। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इतना पेचीदा केस उनके सामने आ चुका था। खैर, उन्होंने गगन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोबारा उस जंगल की तरफ चल पड़े, एक बार फिर नए सिरे से छानबीन करने के लिए। इस बार आरंभ और सद्भावना भी उनके साथ थे। पुलिस वालों ने इस बार गांव वालों से अच्छे से बातचीत करने की कोशिश की। लगभग हर गांव वाले का एक ही कहना था कि यह सब कुछ रूहानी शक्तियों का ही किया धरा है। वह शापित जंगल सच में शापित है। कोई भी बात ऐसे नहीं बनती। पहले भी वहाँ कई हादसे हुए हैं, लेकिन बात शायद कानून तक नहीं गई, इसलिए बात दबी छुपी रह गई। हमें पता है उस जंगल में कुछ तो है और विराम जरूर उसका ही शिकार बन चुका है। आप लोग कितना भी खोजबीन कर लो, विराम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जंगल उसे निगल चुका है। गांव का हर एक व्यक्ति इस बात का समर्थन कर रहा था कि वह शापित जंगल ही विराम की गुमशुदगी का कारण है। उधर विराम के फ़ोन से जो मैसेज आ रहे थे उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस टीम ने साइबर टीम को बोल दिया था पता करने के लिए कि विराम के फ़ोन से मैसेज सद्भावना के फ़ोन में कैसे आ रहे हैं, जबकि फ़ोन पुलिस वालों के पास है। और साइबर टीम भी अपने काम में लग चुकी थी, लेकिन फिर वह जहां से शुरू किए थे वहीं आकर रुक गए थे। मैसेज भी विराम के फ़ोन से ही जा रहे थे। अब तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। अंधेरे अंदर उन्हें भी लगने लगा था कि सच में यह किसी भूत प्रेत का काम है। सद्भावना के ससुराल वाले अभी भी सद्भावना पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सद्भावना रो रो कर बोल रही थी, अगर मुझे गगन के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती तो मैं विराम को मारती, ना कि गगन को। फिर गगन क्यों मरता? लेकिन गगन क्यों मरा? कैसे मरा? उसके साथ क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस परेशान हूँ कि विराम कहाँ है। बस वो जहाँ कहीं भी हो, सलामत हो। लेकिन विराम कहाँ है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते करीब 2 महीने बीत गए। विराम का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस वाले भी अब इस केस को अनसॉल्व ही बंद करने वाले थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। सद्भावना के खिलाफ भी पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। सद्भावना और गगन के बीच काफ़ी समय से कोई कांटेक्ट नहीं था। कॉलेज टाइम में ही जो हुआ था, जो कि उसी वक्त खत्म हो चुका था। सद्भावना के खिलाफ पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिला था। गगन के खिलाफ भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। गगन तो खुद किसी साजिश का शिकार हो चुका था। उधर विराम, वह जिंदा है या मर गया या उसे कहीं किडनैप करके रखा गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सद्भावना भी अब कितने दिन मायके में रहती। ससुराल वालों को भी समझ में आ गया था कि शायद सद्भावना निर्दोष है और वह अपने ससुराल आ चुकी थी, क्योंकि सीधी सी बात है, शादीशुदा बेटियां माँ बाप को भी मायके में बर्दाश्त नहीं होती। भले ही सद्भावना के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन रहना तो अब उसे ससुराल में ही था। ससुराल वाले भी क्या करते, आखिर वह विराम की पत्नी थी, और अगर कल को विराम सही सलामत लौट आता तो वह विराम को क्या मुंह दिखाते कि उन्होंने उसकी पत्नी के साथ क्या किया, उसका ख्याल भी नहीं रख पाए। इसलिए सद्भावना अब अपने ससुराल में ही रह रही थी, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल विराम लौट कर आएंगे। अब तो विराम के फ़ोन से मैसेज आने भी बंद हो चुके थे। आज वह उसकी विधवा बनकर रह गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सब लोग दुखी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अगर विराम के साथ कोई दुर्घटना हो भी गई थी तो उसकी बॉडी तक उन्हें नहीं मिली थी अंतिम क्रिया करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्या सच में विराम को किसी प्रेतात्मा ने मार दिया था, या फिर वह किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया था? और अगर विराम को किसी प्रेतात्मा ने मारा था तो फिर गगन को किसने मारा था? क्या यह कोई खेल था जिसे किसी ने बहुत बखूबी रचा था, या फिर सच में उस शापित जंगल का कोई श्राप था जो विराम के परिवार को लग गया था? जल्द ही पता चलेगा आपको इसके अगले भाग में, तो इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।